नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी ने आज मंगलवार को कर्नाटक चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के तमाम वादों में जो एक वादा अलग तरह का दिखाई दे रहा है वो है बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन। कांग्रेस घोषणा पत्र की लाइन है, समाज में कलह बोने वाले समूहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय से बजरंग दल या अल्पसंख्यक समुदाय से पीएफआई जैसे समूह हों। बता दें, बजरंग दल आरएसएस से जुड़ा अनुषांगिक संगठन है। बीजेपी बजरंग दल पर बैन का डर दिखाकर हिंदू मतदाताओं को डराकर वोटों का ध्रुवीकरण करा सकती है। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं, सभी स्वीकृत रिक्त सरकारी पदों को 1 वर्ष के भीतर भरा जाना है। दूसरा है 2006 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना। तीसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 15 से 20 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। चौथा है पुलिस में नियुक्तियां इस तरह की जाएं कि 1/3 स्टाफ महिलाएं हों और न्यूनतम 1% पद थर्ड जेंडर के लिए आरक्षित हो। पांचवा है साइबर और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए अनुसंधान के लिए 200 करोड़ रुपए का कोष हो। छठा है समाज में कलह बोने वाले समूहों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई, चाहे वो बहुसंख्यक समुदाय से बजरंग दल हो या अल्पसंख्यक समुदाय से पीएफआई जैसे समूह हो। अंत में इसके साथ ही हर परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये महीना दिए जाएंगे। ये रकम गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को मैसूर में एक चुनावी रैली में कहा कि मैसूर में चुनावी मैदान में बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी पसंद और स्नेह व्यक्त करने जैसा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का मैसूर से विशेष लगाव है, मैसूर के बारे में उनकी विशेष रुचि है। वो पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने के लिए मैसूर आए थे। अगर आप भाजपा उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो ये मोदी जी के प्रति अपनी प्रशंसा दिखाना होगा। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी के चेहरे और नाम पर वोट मांगने पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा था, ये चुनाव अपनी तारीफ करने के लिए नहीं है। पीएम मोदी को प्रदेश के बाकी नेताओं का भी नाम लेना चाहिए। केवल अपने नाम पर वोट मांगने से प्रदेश का क्या फायदा होगा। अमेरिकी सरकार के एक पैनल ने फिर से भारत का नाम काली सूची में डालने की मांग करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़े हैं। पैनल ने कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में धार्मिक आज़ादी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। पैनल की माने तो साल 2022 में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में लगातार गिरावट देखी गई है। सोमवार को आई वार्षिक रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की तरफ से जारी किया गया है। इस पैनल ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित कर दे। इस आयोग को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन उसे मानना या ना मानना अमेरिकी सरकार पर निर्भर करता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध तेजी से गहरे हो रहे हैं, लिहाजा इसकी संभावना भी कम है कि भारत के बारे में आयोग की सिफारिश को माना जाएगा। पिछले 4 साल से लगातार आयोग ये सिफारिश कर रहा है। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई देने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में पिछले सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा था। कोर्ट ने कहा था, आज ये बिल्किस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से दोषियों को समय से पहले रिहाई देने से जुड़ी फाइलें पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा था कि अगर आप दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। मोदी सरनेम मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट में आज राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई होगी। जस्टिस हेमंत एम प्राचक की अदालत में दोपहर बाद 2:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। 29 अप्रैल को हुई सुनवाई में राहुल गांधी की तरफ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी सारे फैसलों का उल्लेख करते हुए दलीलें रखी थी। इसमें उन्होंने हाईकोर्ट से कहा था, यह गंभीर अपराध नहीं है, ऐसे में सजा पर रोक लगाई जानी चाहिए। सिंघवी ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, बीजेपी नेता हार्दिक पटेल, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी जिक्र किया था कि कैसे उनको राहत मिली। महाराष्ट्र में कृषि बाजार समितियों के चुनाव के नतीजों ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। 147 में से 81 सीटों पर महाविकास आघाड़ी ने जीत हासिल की है, जबकि 42 पर बीजेपी शिंदे गुट रहा तो 24 जगह दूसरे गठबंधन को जीत मिली है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को तगड़ा झटका मिला है। उनकी पार्टी सीधे 5वें नंबर पर फिसल गई है।
शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 8 बाजार समितियों में जीत मिली है, जबकि उनके नासिक में मंत्री दादा भूसे, धाराशिव में मंत्री तानाजी सामत, जलगांव जिले में विधायक चिमनराव पाटिल, ऐसे कई नेताओं को उनके गृह क्षेत्र में करारी हार मिली है। वहीं भोर में कृषि उपज मंडी समिति पर एक बार फिर कांग्रेस का झंडा फहरा गया है। भोर कृषि उपज मंडी समिति पर कांग्रेस अकेले हाथ सत्ता में आई है। कांग्रेस के खिलाफ सभी दलों के एक साथ लड़ने के बाद भी कांग्रेस ने 18 में से 18 सीटों पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र के विपक्षी महाविकास आघाड़ी द्वारा 1 मई को मुंबई में तीसरी संयुक्त रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने राज्य सरकार पर एक मजबूत हमला किया। साथ ही लोगों को इसकी सामाजिक रूप से विभाजनकारी रणनीति का शिकार नहीं होने की चेतावनी दी। इसके अलावा शिवसेना, यूपीटी, एनसीपी और कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं ने अपने भाषणों में संकेत दिया कि भविष्य में तीनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार गालियां दी जा रही हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इस पर चुप हैं। उद्धव ने कहा कि मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है, लेकिन मोदी जी उस समय क्यों चुप्पी साध लेते हैं जब मुझे और मेरे परिवार को गालियां दी जाती हैं। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, उनकी गाली गलौज की भाषा ये बताती है कि उनकी संस्कृति क्या है। मेरा ये सवाल है, क्या आरएसएस ऐसे बच्चे को स्वीकार करेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के आते ही निशाने पर आए आजम खान ने एक चुनाव प्रचार के दौरान उन पर जुबानी हमला बोला। आजम खान ने कहा कि उन्हें ये समझना चाहिए कि जब अच्छे लोग नहीं बचे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने सोमवार को रामपुर नगर पालिका परिषद चुनाव के एक उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि अगली बार राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जिन पुलिस वालों ने आपके घरों के दरवाजे तोड़े हैं वे यहाँ खड़े होकर आपको सैल्यूट करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि रोटी कब तवे में बदल जाएगी। बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार आजम खान ने कहा कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे, उन्हें ये समझना चाहिए कि जब अच्छे लोग नहीं बचे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी का जमाना देखा है और हर कोई जानता है कि उनके साथ क्या हुआ। राजीव गांधी के शरीर का एक टुकड़ा तक नहीं बचा। कुदरत का बदला बेहद क्रूर होता है। रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान पर भ्रष्टाचार और चोरी के 90 केस दर्ज हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और सीएम उम्मीदवार रहे यशोदान गढ़वी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात पर सवाल उठाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हाल ही में 100वां एपिसोड पूरा हुआ। इसको लेकर गुजरात के आप अध्यक्ष यशोदान गढ़वी ने दावा किया कि मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड पर 8 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होने होते हैं। उन्होंने लिखा कि 830 करोड़ रुपए मन की बात करने में हमारे टैक्स के पैसे उड़ा दिए। अब तो हद हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं को जागरूक होकर इस बात को लेकर विरोध करने की जरूरत है। हालांकि बाद में यशोदान गढ़वी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करके गढ़वी के दावे को खारिज किया था और बताया था कि प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के अभी तक के विज्ञापन पर 8.30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके बाद सोमवार को गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गढ़वी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लखनऊ में आईपीएल के मैच के बाद विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत एक बार फिर सामने आ गई है। दोनों एक दूसरे से बहस करने लगे। 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ गया। इसके बाद भी कोहली और गंभीर एक दूसरे से नाराज दिखाई दिए। बता दें, इससे पहले 2013 में भी दोनों में तीखी बहस हुई थी। बता दें, मैच के दौरान विराट ने जूता दिखाकर नवीन उल हक पर स्लेजिंग भी की। इस विवाद के बाद लखनऊ के मेंटर गौतम गंभीर और आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली पर आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।